लास्ट पार्ट में हमने सॉल्यूशन के बारे में समझा कि सॉल्यूशन क्या होते हैं और अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन किस तरीके से क्रिएट होते हैं, उनके लिए क्या लिमिटेशंस या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं एक मिक्सचर को ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन बनने के लिए। चलिए इसके आगे हम चलते हैं। अब हमें केवल सॉल्यूशन में एक स्पेसिफिक टाइप के, दो स्पेसिफिक टाइप के सॉल्यूशन के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। एक तो हम लिक्विड के अंदर सॉलिड डिज़ोल्व करें और दूसरा लिक्विड के अंदर गैस डिज़ोल्व करें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम केवल दो ही टाइप के सॉल्यूशन के बारे में बात यहाँ पर ज़्यादा करेंगे कि हमें क्या करना है, एक बार सॉलिड लेना है और एक बार गैस लेना है और सॉलिड को काय में डिज़ोल्व करना है, इन दोनों को ही लिक्विड में। ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे, सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व करेंगे और दूसरी बार हम गैस को भी काय में डिज़ोल्व करेंगे, लिक्विड में डिज़ोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला जो टर्म है, जिस टर्म की हम यहाँ बात करेंगे वो टर्म है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, होता क्या है कि सारे, जरूरी नहीं है कि जितने भी मटेरियल हम लेते हैं वो सारे के सारे मटेरियल लिक्विड में सॉल्युबल हों। सॉल्युबिलिटी के अपने कंसेप्ट हैं, अपने रीजंस हैं। जनरली तौर पर हम एक कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं लाइक डिज़ोल्व लाइक। लाइक डिज़ोल्व लाइक का मतलब होता है जो पोलर होता है वो, जो पोलर सब्सटेंस होता है वो पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है, जो नॉन पोलर सब्सटेंस होता है वो नॉन पोलर में डिज़ोल्व होता है। जैसे NaCl है, पोलर सब्सटेंस है तो वाटर में डिज़ोल्व होता है। लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि कई सारे जैसे ऑयल्स से बने हुए पेंट्स वगैरह होते हैं, या हमारे घरेलू बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या होते हैं, पेट्रोल के थ्रू, डीजल के थ्रू या कैरोसिन या स्प्रिट के थ्रू ही जिनके यदि उनको धोया जा सकता है या उनको साफ़ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो वाटर के साथ डिज़ोल्व ही नहीं होते हैं। तो लाइक डिज़ोल्व लाइक का जो कंसेप्ट है वो ये बताता है कि आयनिक सब्सटेंस या पोलर सब्सटेंस पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंस किन में, आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर आई होप पिछली क्लासेस में हम इसके बारे में देख चुके हैं। चलिए, तो अब जो चीज़ें डिज़ोल्व होती हैं उनके डिज़ोल्व होने में भी उनका अलग अलग अमाउंट होता है। ठीक है, और डिज़ोल्व होने के बेस पर हम उनकी सॉल्युबिलिटी को डिफाइन भी करते हैं कि सॉल्युबल है, पार्शियली सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। तो यदि कोई चीज़ 1 ग्राम से ज़्यादा, ठीक है, 1 ग्राम से ज़्यादा सॉल्युबल है तो हम उसको कहेंगे सॉल्युबल। ठीक है, 100 ग्राम हमने क्या लिया है, सॉल्वेंट लिया है, और उसमें यदि हमारा सॉल्वेंट कितना है, 1 ग्राम भी, 1 ग्राम या उससे ज़्यादा डिज़ोल्व हो रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, सॉल्युबल। 0.1 से लेके 1 ग्राम तक यदि सॉल्युबल है तो इसको हम क्या कहेंगे, पार्शियली सॉल्युबल। पार्शियली सॉल्युबल। ठीक है, 100 ग्राम 0.1 ग्राम से लेके 1 ग्राम तक है तो हम उसको पार्शियली सॉल्युबल कहेंगे, और लेस देन 0.1, कोई मटेरियल यदि 0.1 ग्राम से भी कम सॉल्युबल है, 0.1 ग्राम से भी कम सॉल्युबल है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि ये इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है, ये इस सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो ये तो हमने जनरल बात कर ली। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन की बात करें कि सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन को यदि हम कहें, स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम ऐसे लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट वर्ड का इस्तेमाल है, सॉल्यूट वर्ड का इस्तेमाल है, सॉल्यूशन वर्ड का इस्तेमाल यहां पर नहीं किया गया है। तो अमाउंट ऑफ क्या किया है हमने, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्वेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 500 ग्राम एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में हमने क्या किया है, 25 ग्राम
NaCl डिसॉल्व है। हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी निकालिए कि क्या सॉल्युबिलिटी है। अब सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए है, आपको क्या चाहिए है, सॉल्वेंट। तो सबसे पहले तो आप निकालिए कि सॉल्वेंट है कितना। 2500 ग्राम में 25 ग्राम, तो इसको तो हम लिख देंगे ऊपर। ये हो गया हमारा क्या, सॉल्यूट। और सॉल्यूट के नीचे फिर हमें क्या लिखना है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारे पास टोटल कितना है, 500 ग्राम सॉल्वेंट नहीं है, हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो है 475 ग्राम। तो यहाँ के थ्रू हमें जो निकल के आएगा, यहाँ के थ्रू जो हमें निकल के आएगी वो कितने ग्राम के लिए निकल के आ जाएगी, वो निकल के आ जाएगी हमारे लिए 1 ग्राम के लिए। ठीक है, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई क्या कर दें, 100 के थ्रू कर देंगे, तो ये क्या निकल के आ जाएगी, पर 100 ग्राम में कितना डिसॉल्व है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल देंगे, सॉल्युबिलिटी निकाल देंगे। क्लियर बात, ठीक है। देखिए इसको हम ऐसे कैसे लिख दें, हम ऐसे लिख सकते हैं कि 475 ग्राम में कितना डिसॉल्व है, 25 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना डिसॉल्व है, 25 डिवाइडेड बाय 475 ग्राम। तो 100 ग्राम में कितना डिसॉल्व होगा, 25 डिवाइडेड बाय 475 इंटू 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में जितना डिसॉल्व है वही उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। इसको हम नॉर्मली भी लिख सकते हैं, और चूंकि 100 से ही मल्टीप्लाई है इसलिए हम इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, परसेंटेज में भी हम इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको देखनी है, वो ये है कि कई बार सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लीटर में भी दी जाती है कि 1 लीटर में कितने ग्राम डिसॉल्व है। तो वहां पर आपको टर्म्स को ध्यान से पढ़ना है कि क्या टर्म्स है, 100 ग्राम के तौर पे लेकर चले गए हैं या लीटर के। यदि दिया नहीं गया है तो आपको 100 ग्राम सॉल्वेंट के हिसाब से चलना है, दिया गया है तो आपको देख करके काम करना है। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्युबिलिटी की बात कर ली। अब सॉल्युबिलिटी चेंज कैसे होती है, क्या वो फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को चेंज कर सकते हैं। तो अगली बात हम कर सकते हैं, चेंजर फैक्टर which affects solubility। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस का क्या मतलब है, नेचर ऑफ सब्सटेंस का मतलब है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, जो आयनिक होते हैं वो आयनिक में डिसॉल्व होते हैं, या हम कहें पोलर लाइक पोलर, और नॉन पोलर लाइक नॉन पोलर। जैसे वाटर जो होता है, वाटर में आपका HCl भी डिसॉल्व हो जाता है, NH3 भी डिसॉल्व हो जाता है। NH3 डिसॉल्व होने का कारण अलग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पोलैरिटी नहीं होती है। हाँ, वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पोलैरिटी के कारण ही आएगी। HCl भी उसी कारण डिसॉल्व होता है, NaCl भी पोलैरिटी के कारण ही डिसॉल्व होता है। अब जैसे हम बात करें, हमको सल्फर डिसॉल्व करना है, हमको कार्बन डिसॉल्व करना है, हमको फॉस्फोरस डिसॉल्व करना है। यदि हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होंगे, लेकिन सल्फर को यदि हम कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ये नॉन पोलर मटेरियल है, या हम कहें कोवेलेंट मटेरियल है, या नॉन मेटेलिक मटेरियल है। ठीक है, और ये जो होते हैं ये नॉन पोलर जो होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, तो नेचर पे सॉल्युबिलिटी काय पे डिपेंड करती है, एक तो नेचर पे डिपेंड करती है। दूसरा, हम उसके बाद कहें नेचर ऑफ सब्सटेंस के बाद हम बात करें टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर के हिसाब से देखिए दो चीजें हम देखेंगे, एक तो हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड में क्या डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉलिड, और एक जगह हम लिक्विड में क्या डिसॉल्व कर रहे हैं, गैस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब कभी भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, नॉर्मली कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी जनरली बढ़ जाती है, और गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाती है। यहां मैं लिख देता हूं, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज मोर सॉल्युबल
और यहां लेस सॉल्युबल। अच्छा, लिक्विड में सॉलिड जब हम डिसॉल्व करते हैं और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए क्या होता है, किसी भी सॉलिड को डिसॉल्व होने के लिए यदि उसका लैटिस है तो उसके लैटिस को ब्रेक होना जरूरी है, और उस लैटिस को ब्रेक होने के लिए जरूरी होती है उसकी लैटिस एनर्जी जो रिक्वायर होती है। अब जब हम टेम्परेचर नहीं बढ़ाते हैं तो वो लैटिस एनर्जी उसको सॉल्वेंट से मिल रही होती है हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी के तौर पे। लेकिन जब हम क्या कर रहे होते हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हीट सप्लाई करना, तो हीट सप्लाई करने के फॉर्म में उसको क्या करते हैं, वो लैटिस एनर्जी जल्दी और आसानी से मिल जाती है। इसलिए मैक्सिमम रिएक्शन में जहां पर रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है वहां पर सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करके टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। यही कारण है कि ठंडे पानी में कम नमक डिसॉल्व होता है, लेकिन गर्म पानी के अंदर ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। दूसरी बात हम करें गैसेस को लेकर के क्या केस होता है, यदि गैसेस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जाए और टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे हम सभी गर्मियों के समय में कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स बेसिकली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो जिसे हम सोडा वाटर कहते हैं वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का सॉल्यूशन होता है। और जनरली तौर पे उसे कहाँ रखा जाता है, यूज करने से पहले उसको फ्रिज के अंदर रखा जाता है। फ्रिज के अंदर क्यों रखा जाता है, ताकि वो ठंडा हो जाए। ठंडा होने का क्या उसकी सॉल्युबिलिटी से रीजन है, बिल्कुल रीजन है। क्या होता है, गैस जो होती है उसके पास हाईली काइनेटिक एनर्जी होती है। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो गैस क्या होती है, उसके पास मूवमेंट की पावर ज्यादा होती है, और ऐसी कंडीशन में गैस की सॉल्युबिलिटी कम रहती है। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैस जो है वो लिक्विड में कम सॉल्युबल रहेगी। लेकिन जब हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, और जब गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, गैस ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगी। यही कारण है कि जनरली तौर पर गर्मियों के समय में या किसी भी समय में जब कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको ठंडा करके किया जाता है। ठीक है, ताकि टेम्परेचर कम होने से जो गैस उसके अंदर घोली गई है वो बाहर ना निकल करके उसके अंदर प्रॉपरली डिसॉल्व रहे। तो ये दूसरा एक फैक्टर हो गया टेम्परेचर का। तो फिर से मैं इसको रिव्यू कर देता हूं। सॉलिड जब डिसॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम केसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। तीसरे फैक्टर की हम बात करें तो प्रेशर का भी सॉल्युबिलिटी पर अपना इफेक्ट है। ये मैं लिक्विड ले लेता हूं, लिक्विड में मुझे एक जगह क्या डिसॉल्व करना है, सॉलिड डिसॉल्व करना है, और एक जगह मुझे क्या डिसॉल्व करना है, गैस डिसॉल्व करना है। तो देखिए प्रेशर की यदि हम बात करें तो प्रेशर बढ़ाने या घटाने से सॉलिड की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होती है, लेकिन सॉलिड लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो प्रेशर सॉल्युबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अब कैसे अफेक्ट करता है, जरा हम इसको लेकर के बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पर ये गैस का एक एनवायरनमेंट है और ये लिक्विड है, एक कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन मैं लेता हूँ, यही इतना ही लिक्विड लेता हूँ, कंटेनर प्रेशर मैंने यहाँ लगाया हुआ है, यहाँ पर मैंने प्रेशर लगा हुआ है 1 atm और यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है 0.5 atm। ठीक है, यहाँ प्रेशर, इसमें प्रेशर क्या है, कम है, और इसमें प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए ये क्या है आपका गैस इसमें कंडेंस्ड है, क्योंकि प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। एक काम करते हैं, इसको 2 atm कर देते हैं और इसको 1 atm कर देते हैं, अब बेटर है।
और ये हमारा यहाँ पर लिक्विड है। अब हुआ क्या है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर ज़्यादा होने से ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, अंदर की तरफ धंसेंगे जा करके, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी यहाँ पर बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी, जबकि यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर लेस सॉल्युबल और यहाँ पर मोर सॉल्युबल। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और प्रेशर घटाने से सॉल्युबिलिटी घटती है। अच्छा, प्रेशर किस चीज़ का रहेगा, जिस गैस को हमें सॉल्युबल करना है उसी गैस का प्रेशर हमको बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करना है, तो ये एनवायरनमेंट का होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि जो गैस होगी वही अंदर जाएगी। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि उस पर्टिकुलर गैस का ही प्रेशर हमें बढ़ाना होगा। ओके, क्लियर है। तो इसी को न्यूमेरिकल वे में हेनरी ने इसको न्यूमेरिकल वे में समझाया था, क्वांटिटेटिव वे में समझाया था, जिसको आप 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ोगे कि किस तरीके से प्रेशर का मोल फ्रैक्शन से या वेपर प्रेशर से सीधा कनेक्शन है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर और प्रेशर की सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड। इसीलिए अब मैं एक एग्जाम्पल के साथ इस पार्ट को एंड करूँगा कि आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स को क्या करते हैं, दो कंडीशन है, एक तो ठंडा करके पीते हैं, दूसरी चीज़ एक बार यदि कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल आपने ओपन कर दी और ओपन करने के बाद आपने उसको भले ही रख दिया वापस, अब कुछ दिन बाद यदि उस ओपन हुई बॉटल को आप यूज़ करोगे तो आपको वैसा टेस्ट नहीं मिलेगा जो फ्रेश ओपन बॉटल में मिलता है, भले ही वो कितनी ठंडी। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल को पैक किया जाता है तो उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का एक एनवायरनमेंट हाई प्रेशर क्रिएट करके उसको बंद किया जाता है। जब आप उसको ठंडा करते हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हाई प्रेशर के साथ है वो क्या हो जाती है, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है। अब आपने क्या किया, उस कार्बन डाइऑक्साइड के जो प्रेशर ऊपर बना हुआ था, जब आपने वो बॉटल का ढक्कन खोला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वहां पर थी वो क्या हो गई, बाहर निकल गई। अब ऐसी कंडीशन में वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो हाई प्रेशर उस बॉटल पे मेंटेन किया गया था वो नहीं मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और धीरे धीरे उस लिक्विड से या सॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी कम होने के कारण ही सोडा वाटर का टेस्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए जब भी सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक्स को हम इस्तेमाल करते हैं उसका टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए और उसको टैब को तभी खोलना चाहिए, उस ढक्कन को तभी खोलना चाहिए जबकि हमें उसका इस्तेमाल करना हो। सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो जितना ज़्यादा हमें सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है उतना ज़्यादा हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से लेटेस्ट अमाउंट का एनर्जी का जो अमाउंट है वो हीट के थ्रू मिलता है। जो सॉलिड क्रिस्टल है वो जल्दी ब्रेक होता है, जिसके कारण लिक्विड के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, तो आज के हमारे इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म की, कि किस तरीके से सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट या सॉल्यूट के अमाउंट को मेज़र किया जाता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में, इस नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।